दीवारों पर लिखी अनगिनत कहानियां, उन किस्सों का गवाह मैं। पश्चिम से पूरब को मिली आजादी, उस क्रांति की हवा में। गलियां बदली, नाम बदले, बदले शासन भी, पर निडर वहीं खड़ा मैं। खून बहा जो वीरों का, उस साहस का बस एक टुकड़ा मैं। तूफान बारिश में भी टूटा नहीं, निखरे रंगों सा खिला मैं। सदा तिरंगा ऊंचा लहराता जहां, वही लाल किला में। नमस्कार, मैं साक्षी जादौन। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने अगर खड़े हो जाइए तो लाल किले की खुशबू, उसकी महक रगों में दौड़ने लगती है। वजह भी यही है कि बीते 76 सालों से बार बार हर प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को यही संदेश भी दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और कहीं ना कहीं विश्व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज आपको इसी लाल किले का इतिहास बताएंगे, जिसने आजादी के 76 साल की हर सांस को जिया है। साथ ही लाल कोट से लाल किला बनने की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। लाल किला भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का चिरस्थायी प्रतीक। लाल किला देश की एक ऐसी बुजुर्ग इमारत जिसने आजादी का हर रंग देखा। लाल किला 17वीं सदी से 21वीं सदी का साक्षी, दिल्ली का लाल किला। किसी ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में इतना मजबूत किला और कोई नहीं हो सकता। शायद आकाश तले ऐसा कोई किला है ही नहीं जो नभ में सूर्य और चंद्रमा की तरह जगमगाता हो। इसकी संरचनाएं कल्पना से परे हैं। इसका हर कोना जगमगाहट से भरपूर है और हर दिशा में उत्तम बगीचे हैं। ये स्वर्ग का ही एक रूप है। लाल किला एक प्रतिष्ठित स्मारक है जो भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत, स्वतंत्रता और संप्रभुता का पर्याय है। ये शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर मौजूद है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण देखते ही बनता है। इतिहासकार बताते हैं कि लाल किले का पहले नाम लाल कोट था। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। कहते हैं कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1016 ईस्वी में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा ताजमहल के साथ किया, वही कारनामा लाल कोट के साथ किया। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। बता दें, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। फिर शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू किया। भारत के इस भव्य लाल किले के निर्माण का काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था।
यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए ये विश्व भर में जाना जाता है। ये भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही ये शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता की मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां के समय की बात है तो इसके अंदर एक मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद के अंदर जैसे जब हम जहांगीर की बात करते हैं तो वो कश्मीर के बारे में बताते हैं कि इस पूरे के पूरे संसार के अंदर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर के अंदर है। उसी चीज़ को जब औरंगजेब यहाँ पे थे और औरंगजेब जब लाल किले के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उनका एक ये फारसी के अंदर लिखा है, गर फिरदोस बरू रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। मतलब धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहंदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। वहीं लाल किले से जुड़े कुछ तथ्य भी जानिए। लाल किले का निर्माण कार्य 29 अप्रैल 1638 को शुरू हुआ था। लाल किला 13 मई 1648 में बनकर तैयार हुआ था। लाल किला के निर्माण कार्य में उस वक्त 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। लाल किले की दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर से 18 मीटर है और मुख्य शहर की ओर 33 मीटर है। लाल किले के पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य में प्रवेश द्वार स्थित हैं, जिन्हें लाहौरी और दिल्ली दरवाजों के नाम से जाना जाता है। बता दें, कई भारतीय विद्वान लाल किले को लाल कोट का ही बदला हुआ रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियां भारतीयों के अनुसार हैं। लाल किले को हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए मशहूर थे। 13 मई 1648 को 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ लाल किला आज देश की धरोहर ही नहीं बल्कि देश की पहचान भी है। 15 अगस्त को हर साल प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था और उसके बाद से हर साल 15 अगस्त को देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं इसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। लाल किले का अपना इतिहास है। यमुना किनारे इस लाल किले के कई अहम तथ्य भी हैं। अगर हम बात करें यमुना नदी की और जो लाल किले की दीवार है उसकी ऊंचाई 18 मीटर है, तो वहीं मुख्य शहर की तरफ जो दीवार है वो 33 मीटर की है। इसी के साथ साथ लाल किले के पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं के मध्य में प्रवेश द्वार स्थित है, जिन्हें लाहौरी और दिल्ली दरवाजों के नाम से जाना जाता है। लाल किले के अंदर कई संग्रहालय हैं, जिनमें भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, याद जलियां 1857 संग्रहालय और आज़ादी के दीवाने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों का वर्णन करते हैं। और इससे जुड़ी तरह तरह की यादगार वस्तुओं को लाल किले के संग्रहालय में रखा गया है। देश आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक लाल किला का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के प्राधिकरण में था, भारतीय सेना के क्षेत्र में था, लेकिन बाद में 2007 में इस हिस्से को सेना की तरफ से छोड़ा गया और अब पूरे लाल किले को जनता के लिए समर्पित है। जनता इस पूरे लाल किले का भ्रमण कर सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों पे अभी भी सुरक्षा कारणों से मनाही है जाने की। इसी लाल किले पर जब प्रधानमंत्री हर साल देश को संबोधित करते हैं तो सिर्फ ना देश बल्कि विदेश में बैठे हुए भारतीय भी इस भाषण को बड़े गौर से सुनते हैं। आज़ादी का दिन 15 अगस्त जिस दिन प्रधानमंत्री देश के संबोधित करते हैं इस लाल किले की प्राचीर से,
वो अपने आप में अहम होता है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हाँ, लाल किले की जहाँ तक बात है, आज अगर हम विशेष तौर पे देखें तो लाल किला है सर, ये जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, उन्होंने 1638 में बनाना शुरू किया था। 10 साल का टाइम लगा था, तो 1638 से 48 के बीच ये लाल किला बना था। लेकिन इसके लिए आप ये कहें कि केवल शाहजहाँ ने बना दिया था, उनका जगह थी शाहजहाँबाद, एक उन्होंने अपना क्षेत्र बसाया था, उसके अंदर अपना महल बनाया था। तो ये जो लाल किला है ये उनका महल था। और उसके बाद शाहजहाँ के बाद के जो शासक आते रहे 1857 तक, जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वहाँ तक इसके अंदर सारे के सारे जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल राजा थे, वो यहाँ पे रहते रहे और इन्होंने अपना एक प्रतीक बना लिया, एक अपना महल बना लिया। और उसके बाद अगर जोड़ें तो औरंगजेब के समय में या दूसरे और शासक आए थे, उनके समय में भी इसके अंदर विस्तार होता रहा। लाल किले की बात ही कुछ और है। ये लाल किला राजपूतों, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के शासन की भी गवाही देता है। लाल किला उन ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है जिस पर अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक सुबह ऐसी भी आई जब इस प्राचीन धरोहर पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहरा। लाल किले के तख्त पर अपनी हुकूमत दर्ज करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लाल किले की सत्ता को सबसे पहले झटका तब लगा जब 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद लाल किले पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने दिल्ली में इकट्ठा होने का केंद्राभिमुखी आवेग दिखाया और इस तरह लाल किला और मुगल सम्राट बहादुर शाह एक साथ विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। आखिरकार विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने इस किले की प्रसिद्धि को नष्ट करने और उसे पूरी तरह ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने परिसर के अंदर कई संरचनाओं को तबाह कर दिया और बाकी संरचनाओं को सैन्य गढ़ों में बदल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और दीवाने खास में उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहीं किले के कुछ कीमती रत्नों और खजाने को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लूट लिया गया था। साथ ही रत्नों और बेशकीमती वस्तुओं को निकालकर बड़ी सावधानी से इंग्लैंड भेज दिया गया। इस तरह के प्रचंड विनाश के बावजूद अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों की कल्पना में किले और दिल्ली शहर के महत्व को कम नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने इसे हथियाने की कोशिश की। दिसंबर 1911 के राज्याभिषेक दरबार में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने लाल किले की यात्रा की थी। वो मुसम्मन बुर्ज के छज्जे से जनता के सामने वैसे ही उपस्थित हुए जैसे मुगल बादशाह झरों का दर्शन के दौरान किया करते थे। राज्याभिषेक दरबार में ये भी घोषणा की गई थी कि अब से कलकत्ता की बजाय ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली होगी। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरमोत्कर्ष पर यह प्रतिष्ठित स्मारक एक बार फिर सुर्खियों में आया। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को रास बिहारी बोस ने संगठित किया था और 1940 के दशक की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे नया जीवन दिया गया। नेताजी ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली चलो का नारा लगाया था। अंग्रेजों के हाथों आजाद हिंद फौज की हार के बाद उसके सैनिकों और अधिकारियों को पकड़ लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर लाल किले में मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के चलते राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं और लाल किला विरोधी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में फिर से उभरा। जब मुग़ल सत्ता थी यहाँ पे, तो मुग़ल सत्ता में शाहजहाँ के बाद ये हमारा एक महल था और उसके बाद ये एक शक्ति का प्रतीक बन गया था। और उसी शक्ति के प्रतीक में जब आप देखेंगे कि 1857 का जब जन आंदोलन होता है, तो वहाँ पे दिल्ली के अंदर जब अधिकार किया जाता है तो वो यहीं अधिकार होता है। और जब अंग्रेज़ भारत में आ जाता है तो अंग्रेज़ भी भारत के अंदर दिल्ली में जब वो अपना शासन करता है तो दिल्ली के अंदर एक छावनी बनाता है, एक कैंटोनमेंट बनाता है और वो कैंटोनमेंट को यहीं पे रखता है। तो ये कैंटोनमेंट उनकी शक्ति का प्रतीक बना। और जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे जाना जाता है भारतीय इतिहास में। उन्होंने इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था और उसके बाद से ये हमारी एक प्रथा बन गई कि जब भी
ये दिन आता है तो उस समय हम यहाँ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश की जनता को एड्रेस करते हैं, अपना भाषण देते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता हासिल करने और भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। स्वतंत्रता के बाद लाल किला भारतीय सेना के प्राधिकार में आ गया और 2003 तक ऐसा ही रहा, जिसके बाद किले परिसर का मुख्य हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल हो गया। इसके बाद 2007 में किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। लाल किला भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक बना हुआ है। वर्तमान में कई संग्रहालय, जिनमें भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, याद-ए-जलियां 1857 संग्रहालय और आजादी के दीवाने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों का उल्लेख करते हैं और इससे जुड़ी तरह तरह की यादगार वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और इस प्रकार देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत में इस प्रतिष्ठित इमारत के महत्व का गायन करते हैं। लाल किला कभी सफेद किला था। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी सफेद रंग का हुआ करता था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। कोहिनूर हीरा फर्नीचर का हिस्सा। कई लोगों को इस बात की जानकारी न हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे सालों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना, मोती, हीरे और माणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। लाहौर गेट। शानदार लाल किले के दो मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय पर एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के दो प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। बहादुर शाह जफर अपने ही घर में बंदी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत में दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। विश्व धरोहर स्थल। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत अपनी इस वास्तुशिल्प खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है, जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन भारत को आजादी मिली थी, इस दिन का हर भारतीय के लिए एक अलग ही भाव है। लेकिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज इस दिन की पहली सुबह कैसे हुई, ये आपको बताएंगे। अंग्रेजों के 200 सालों के शासन का खात्मा और दिल्ली में लाल किले पर भारत के ध्वज के फहराने की वो ऐतिहासिक घटना हर किसी के लिए गर्व का पल रही है। लाल किला सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत भर नहीं है, इसका बनना इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पहला भाषण जो उन्होंने 14-15 अगस्त की आधी रात को राष्ट्रपति भवन से दिया था, वो अभी भी लोगों की यादों में बसा है। पंडित नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था कि कई सालों पहले देश के भाग्य को बदलने की कोशिश शुरू हुई थी और अब वक्त आ गया है कि देश अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। पंडित नेहरू ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस वक्त भारत एक आजाद जीवन के साथ नई शुरुआत कर रहा होगा। वहीं 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली सुबह की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की धुन से की थी। पंडित नेहरू ने इच्छा जताई थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करें, जिसके बाद उन्हें आजादी की पूर्व संध्या पर ढूंढकर बुलावा भेजा गया। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने राग बजाकर आजादी की सुबह का संगीतमय स्वागत किया था। इसके बाद पंडित नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। आजादी की पहली सुबह पर भी देश में भारी उत्साह का माहौल था और उस वक्त भी हजारों की भीड़ लाल किले पर जश्न मनाने के लिए जुटी थी। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। आज की तारीख में ये लाल किला आजादी के गुरूर पर इतराता है। वो दिन खास होता है जब देश का सबसे बड़ा नेता यानी देश का प्रधान लाल किले की प्राचीर से देश का भविष्य करता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।